हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको पुनर्भू योग बताऊंगा जो शनि चंद्र योग से बनता है। विवाह के विलंब के लिए होता है। विवाह में अनेक प्रकार की कठिनाइयों के लिए होता है। कई बार इस योग में ऐसा बताया है कि ऐसे योग से जातक को ऐसी पत्नी मिलती है जो ऑलरेडी मैरिड होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी कष्टदेय होता है और शनि चंद्र से बनता है। कहीं पे भी ग्रंथ में हमने विष जैसी चीज़ नहीं पढ़ी है। शनि चंद्र से कोई विष होता है ऐसा कुछ नहीं पढ़ी है। विष क्यों बोला गया, क्या रीज़न है, उस पर भी चर्चा करेंगे अपनी सामान्य बुद्धि से। पहले आपको ये बता देते हैं कि भाई ये कहाँ मिलता है। जातक तत्व में एक किताब है जो अच्छी 2-3 प्रकाशन की, रंजन की भी निकलती है और चौखंबा की भी है। चौखंबा की लो अच्छी है। श्लोक नंबर 95 जातकत्व स्मरे मंदज्ञो पुनर्भु भार्या लाभा। सप्तम भाव में शनि के साथ बुध स्थित हो तो जातक से उसकी पत्नी पुनर्विवाहित होती है। अभी तक मेरे भी दिमाग में था कि शनि चंद्र का ही पुनर्भु भार्या लाभ होता है, पुनर्भु योग होता है। पुनर्भु मतलब, पुनर् मतलब होता बार बार, रिपीट, दोबारा। ठीक है, याद रखना। तो जातक तत्व में शनि के साथ बुध का भी योग दिया। इस विषय में मेरी कोई रिसर्च नहीं है, मैंने इस विषय में कोई काम नहीं किया है, तो मैं इस विषय में कोई बात नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि मैंने ऐसा योग इस किताब में पढ़ा है। शनि के साथ बुध पूरी डिटेल नहीं है कि शनि के साथ बुध साथ में होगा, दृष्टि होगी, राशि परिवर्तन होगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन इस विषय में कोई बात नहीं करूँगा। मैं जिस विषय में मुझे बात करनी है वो मेरा श्लोक है नंबर 96 जातक तत्व। चंद्र शनि कलत्रे पुनर्भु भार्या लाभ। सप्तम भाव में शनि के साथ चंद्रमा स्थित हो तो जातक को उसकी विवाहित स्त्री का लाभ होता है। विवाहित स्त्री मतलब ऑलरेडी उसकी पत्नी मैरिड थी, पुनः उसका कुछ तोड़ फोड़, छोड़ छाड़, छोड़ेल, क्या क्या अनेक शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। ऐसी महिला जिसका अपना पूर्व के पति से किन्हीं कारणों से त्याग हो गया है, परित्याग हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, वो अलग हो गई उससे, तो पुनः विवाह करना चाहती है और वो एक नए लड़के से शादी करना चाहती है जिसकी की शादी हुई ही नहीं है। उसको बोलते हैं कि वो उसको वैसी पत्नी मिली जो ऑलरेडी विवाहित थी। विवाहित स्त्री का लाभ हुआ उसको। अब लाभ क्या हुआ और क्या हानि हुई मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार। इसमें लाभ कैसा होगा, तकलीफ वाली बात है इसमें तो। ये 2 श्लोक पढ़ा, इसके बाद ये आपको फलदीपिका में मिलेगा। अध्याय 10 श्लोक नंबर 8। चंद्रे स्मंदे मदगे पुनर्भू पति भर्व वेद व्याप सुतो विदारा। बहुत बड़ा नाम संस्कृत में लिखा है यार, सीधा 6 फीट का। सीधे आगे पढ़ देता हूँ। स्त्री पुंसोर नृति श्यान धन धने धने वा। मतलब यदि स्त्री की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों सप्तम में हो तो पुनर्विवाह होता है। ठीक है, कंडीशन आगे बताता हूँ। पुरुष की कुंडली में योग हो तो स्त्रीहीन या पुत्रहीन होता है। पुरुष की कुंडली में हो तो, यदि अशुभ ग्रह अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में द्वितीय सप्तम अष्टम में हो तो योग स्त्री की जन्म कुंडली में हो तो पति का मरण, पुरुष की कुंडली में हो तो पत्नी का मरण। आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। एक तो चंद्रमा और शनि दोनों सप्तम में हो तो लफड़े वाला बात है ये। ठीक है, पुनर्विवाह होता है, पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली हो। ठीक है, पुरुष की कुंडली में बोलता है स्त्रीहीन, या तो इसको स्त्री मिलेगी नहीं, या फिर स्त्री से अनेक प्रकार की समस्याएं होगी, या तो होगी तो पुत्र नहीं होगा। देखो, हर एक मामले में बहुत सारा पुनर्विवाह ही हो कोई ज़रूरी नहीं है यार, क्योंकि हजारों साल लिखे गए ये जो श्लोक है और योग हैं, काल परिस्थिति ने बहुत तेज़ी से परिवर्तन किया है। ठीक है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है, तो हम वही का वही शब्द से अर्थ ना लें, नहीं तो हमको क्या है, नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात पहुँची। मैंने अपना परिचय देना बिल्कुल बंद कर दिया हूँ आजकल, लेकिन ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपसे उम्मीद है कि इस पे जो है आप मोबाइल में इसका उपयोग कर सकते हो, आप लोग चाहे तो। ठीक है, इस नंबर का ये मैं यहाँ ला देता हूँ। इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं मेरे संपर्क करने के लिए। आपको कभी भी कुंडली से संपर्क करना हो, कुंडली के लिए, तो ओके। अब चलते हैं आगे, पूरे डिटेल इसका समझाया जाएगा आपको। एक बात ये कही है उन्होंने कि यदि किसी भी पुरुष या महिला की कुंडली में
दूसरे भाव, सातवें भाव और आठवें भाव। तो ये दूसरा है, ये सातवां है और ये आठवां है, ठीक है। ये तो सबको पता ही है, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं बहुत अच्छे से, उन लोगों के लिए ये कोई नई नई बात नहीं हुई है ना। तो ये दूसरा, सातवां, आठवां पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये हो गई लग्न। यदि ये शत्रु राशि नीच राशि में होंगे, शत्रु राशि नीच राशि में होंगे, शत्रु राशि नीच राशि में होंगे, पाप ग्रह होगा, पाप ग्रह होगा, शत्रु ग्रह नीच राशि होगी, तब क्या होगा, तो वैवाहिक जीवन तकलीफदेह हो सकता है, चाहे पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली हो, ठीक है। और ये हो गई लग्न, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो स्थान है ये सप्तम से अष्टम है, सातवें स्थान से गिनोगे तो 8वां आएगा, और इसे बोलते हैं विवाह का मांगल्य, ठीक है, सुख। यहाँ से ये भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो पति पत्नी में से किसी का जीवन संकट में आ जाएगा। मांगल्य अच्छा होना चाहिए, शुभ ग्रह होने चाहिए वहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी कुंडली में विवाह के मामले में दूसरा, सातवां, आठवां पीड़ित नहीं होना चाहिए, वहाँ नीच ग्रह नहीं होना चाहिए, पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन सब फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ 2 में है बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज मत हो, आप दूसरा में भी होना, छठे में, सातवें में भी होना, आठवें, तो भी ऐसी चीज़ अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नहीं तो फिर आप लोग वीडियो देख के उसका काफ़ी गलत अर्थ निकाल लेते हो। अब शनि की राशि में चंद्रमा और चंद्रमा की राशि में शनि, ये योग के बारे में ये बताया है कि या तो शनि चंद्र आपस में दृष्टि करें, नक्षत्र परिवर्तन करें, राशि परिवर्तन करें, तब ऐसा होगा। अब देखते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ऐसे सीधे सीधे बैठा है, ये तो काफ़ी खतरनाक हो गया, ठीक है। या तो फिर ये शनि महाराज ऐसे बैठे हैं, या तो सॉरी ये चंद्रमा यहाँ आ गए, ये योग काफ़ी खतरनाक होगा। अब वो उन्होंने कहा है कि भाई दृष्टि परिवर्तन भी होना चाहिए, तो दृष्टि परिवर्तन यहाँ से भी हो सकता है। देखो, शनि चंद्रमा कहीं से भी दृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दोनों की सातवीं सातवीं दृष्टि होनी चाहिए। ये नहीं कि शनि महाराज यहाँ से केवल देख लिए, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि हो गई, तीसरी से शनि महाराज तो देख रहे हैं, चंद्रमा नहीं देख रहे हैं ना भैया, तो पुनर्भू योग नहीं हुआ, ठीक है। अब ये हो गया पुनर्भू योग, ठीक है। तो कोई भी कुंडली में कहीं से भी देखें, लेकिन ये आमने सामने होने चाहिए भैया, सातवें से सातवें होने चाहिए, तब ये योग बनेगा। और वो आपस में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, उसका भी देखा जाएगा। अब नक्षत्र का ले लेते हैं। देखिए, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। कौन से शनि के नक्षत्र होते हैं, ये बता देता हूँ आपको। ये हो गया चंद्रमा के नक्षत्र, ये शनि के नक्षत्र। शनि का पुष्य नक्षत्र होता है, और अनुराधा होता है, और उत्तरा भाद्रपद होता है, ठीक है। चंद्र का कौन सा नक्षत्र होता है, रोहिणी होता है, हस्त होता है, और श्रवण होता है। अब ये कहा है कि दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, या दोनों का राशि परिवर्तन हो सकता है। राशि परिवर्तन होगा तो इस तरीके से होगा, इसकी राशि में ये रहेगा और इसकी राशि में ये हो गया, ये राशि परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। शनि की राशि में, चंद्र की राशि में शनि है और शनि की राशि में चंद्रमा है। देखो, मैं जितना सरल बता रहा हूँ इतना कोई नहीं बताता दुनिया में, ठीक है। सीख लो, नोट कर लो, काम आएगा। अब बोलता है कि नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो कैसे होगा नक्षत्र परिवर्तन, ये बार देख लो, ये शनि का नक्षत्र, ये चंद्रमा, यदि और बीच में हम इसको लाइन खींच देते हैं ऐसी, ये यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ शनि है, और ये जो है ना, ये शनि की नक्षत्र है। शनि की नक्षत्र में चंद्रमा हो, ऐसे कहीं तीनों नक्षत्र में कोई भी हो सकता है, पुष्प में हो सकता है शनि, अनुराधा में हो सकता है, उत्तराभाद्र में, और शनि भी तीनों में से किसी में भी हो सकता है, रोहिणी में, हस्त में और श्रवण में। ये भी नक्षत्र परिवर्तन कहलाया। इस तरीके से होगा, यदि अनुराधा में चंद्रमा होगा, हस्त में शनि होगा, तो नक्षत्र परिवर्तन कहलाया। इस तरीके से होगा तो भी होगा। ये तीनों कंडीशन मानी जाएगी, तीनों, ठीक है। 1 2 तीनों नक्षत्र परिवर्तन। और चंद्रमा जो है कहीं पे भी, ये तीनों नक्षत्र परिवर्तन कहीं पे भी अप्लाई होगा, ये तीनों, ठीक। काफ़ी सरल तरीके से बताया हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे जोड़े ही चले, ठीक है। ऐसे भी चल सकता है और ऐसे भी चल सकता है। रोहिणी में और चंद्र में बोला जाएगा दोनों को नक्षत्र परिवर्तन है, ठीक है। वो काफ़ी सरल तरीके से बताया हूँ। जातक तत्वों में तो शनि और बुध को भी ले लिया है, तो आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हो कि सप्तम स्थान पे शनि और बुध से क्या होने वाला है। यहाँ बुध को बताया जातक तत्व में, लेकिन मैंने अभी अपनी रिसर्च में इसको कोई शामिल नहीं किया है, क्योंकि मेरे अनुभव से ये देखने को नहीं मिला है, तो इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। शनि बुध के विषय में बताया जातक तत्व में, तो ये काफ़ी अनुभव नहीं है, और तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब आपकी कुंडली में शनि आपका, आपके पुत्र की, पुत्री की, आपके स्वयं की,
की कुंडली में, माता बहनों की कुंडली में पाया तो आप लोग तो परेशान हो जाओगे, यार पा गया ये तो डरा दिया महाराज ने यार, पंडितों का काम ही डराने के अलावा दूसरा काम तो बचा नहीं ज्योतिषियों के पास भारत के। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, डरा नहीं रहे आपको। चलो मान के चलो आपकी कुंडली में है, पहली चीज़ तो इसका अनेक अर्थ निकाले जा रहे हैं, शनि और चंद्र की युति के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं, ठीक है। पुनर्भू के अलावा भी अनेक योग है। वैवाहिक जीवन में तो केवल सप्तम भाव से रिलेटेड है, यदि ये 10वें 12वें भाव से रिलेटेड है, 10वें और चौथे भाव से रिलेटेड, इसके अलग अलग अनेक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। चलो मान के चलो आपकी बेटे की, बिटिया की, आपकी स्वयं की कुंडली में शनि और चंद्र की युति है, तो आप करोगे क्या? देखो, पुनर्भू के अनेक और महत्व तथा परिणाम होते हैं। मृत्यु का मतलब मौत से ही ना लिया जाए, तथा वैवाहिक संबंधों में अनेक प्रकार की कमी हो सकती है। हर एक मामले में मृत्यु या विवाह को नुकसान होगा, विवाह टूट ही जाएगा, ऐसा ना माना जाए। काल परिस्थिति के अनुरूप योग का स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे अब अनेक बाल अरिष्ट योग काम नहीं करते। देखिए, अभी जो आपना ज्योतिष में अनेक प्रकार के बाल अरिष्ट लिखा है, लेकिन साइंस ने इतनी डेवलपमेंट करी है, इतने टीके बना लिए हैं, और इम्यूनाइजेशन भारत में पूरी दुनिया में हो रहा है। अरे कुत्तर, बंदर, बिल्ली का भी तो आजकल इम्यूनाइजेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है। तो भारत में सब मानवों का टीकाकरण हो गया, सबको लग गया भैया। आपने कोरोना का टीका, कोई नहीं मरने वाला है, ठीक है, अपवाद को छोड़ के। तो जब तरक्की साइंस ने किया है तो ये योग पिछड़ गए बहुत। उस समय बिल्कुल साइंस डेवलपमेंट नहीं थी, लोग पट से मर जाते थे, बाल अरिष्ट हो गया, बच्चे पानी में डूब के मर जाते थे। सब कुंडली में लिखा 8वां चंद्र होगा तो बाल अरिष्ट होगा, पानी में डूब जाएगा। अब कोई नहीं डूब रहा है, कोई नहाने नहीं जाता नदी में, ठीक है। अब कौन डूब रहा है? ना नदी बचा ना नाला बचा, कोई नहीं डूब रहा है। तो ऋषि पाराशर ने बोला ऊहापोह, काल परिस्थिति के अनुसार बोलना, ये सब बातें काल परिस्थिति के अनुसार बोलना, शब्दों को नहीं पकड़ना। तो काल परिस्थिति चेंज हो गई हजारों साल से, तो अब शनि चंद्र भी होगा तो पति पत्नी में थोड़ा खटपट हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी कि यार टूटे ही पड़े, और कोई जरूरी नहीं कि शनि चंद्रमा साथ में एक साथ हो तो उनको हर बार यही होगा जिसकी कुंडली में शनि चंद्र हो और उसको ऐसी पत्नी मिली जो ऑलरेडी मैरिड थी। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप अपनी परिस्थिति के अनुसार समझना होगा आज की काल परिस्थिति में। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। चलो आप दोनों, आप शादी कर रहे हो तो आपकी कुंडली में है, तो आपको देखना पड़ेगा आपके पार्टनर की कुंडली में भी 7वां भाव पीड़ित हो। यदि आपके पार्टनर का 7वां भाव पीड़ित होगा तो इसका परिहार हो गया, दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपका तोड़ मैंने बता दिया। हो सकता है कि शनि चंद्र का योग है लेकिन गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो और शुभत्व प्राप्त हो गया हो, D9 कुंडली में जाके शनि उच्च का हो गया हो और जाके वहां पे चंद्रमा भी उच्च का हो गया, स्थिति चेंज हो गई, सुधार हो गया हो, तो हो सकता है कि ये शनि चंद्र का योग फलित ही ना हो, काम ही ना करे। हो सकता है कि और भी बहुत अच्छी योग कारक हो गया हो वो, तो हो सकता है नुकसान ना दे, ठीक है। सारी परिस्थिति बनती है, तो लकीर के फकीर नहीं बनना अपन को। तो ये मैंने आपको बताया कि शनि और चंद्र का योग है। उम्मीद है कि ये योग आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप इस कुंडली में जो लिखी चीज़ें हैं इनको शब्दशः ना पकड़ें, ठीक है। जैसे कि यदि स्त्री की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों सप्तम में हो तो पुनर्विवाह करती है स्त्री। पुरुष की कुंडली में होता तो स्त्रीहीन या पुत्रहीन होता है। ये शब्दों पे बिल्कुल ना जाएं अपन, ठीक है। और एक और लिखा है, यदि द्वितीय सप्तम अष्टम में पाप ग्रह नीच ग्रह हो तो पति का मरण होता है। ऐसा हर एक मामले में नहीं होता है, अपवाद मामले में होता है, ठीक है। तो शब्दों को पकड़ोगे तो आपको ज्योतिष काफ़ी तकलीफ लगेगी और जो है किसी को बताओगे तो वो भी नाराज होगा, क्योंकि ऐसे फलित हर एक बार सही नहीं पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको जिस तरीके से मैंने बताया हूँ कि शनि चंद्र की जो युति है, अब थोड़ा सा और समझा देता हूँ। चलो, कोई जाता कहता साहब मेरा तो ये बता दो कि मेरा कैसे होगा शनि चंद्र का। तो जैसे आपकी कुंडली में देखो, या तो यहाँ स्पष्ट ऐसे योग हो, ठीक है। तो ये युति काफ़ी, शनि चंद्र का पुनर्भू योग ये बन गया योग, ठीक है। लग्न में बन गया ऐसा योग मेष में, ठीक है। हो सकता है यहाँ से दृष्टि पड़ रही, ये भी बन गया साहब योग, ठीक है। हो सकता है कि शनि यहाँ बैठा हो और चंद्रमा यहाँ बैठा हो, ये भी पुनर्भू योग है। कहीं से भी बन सकता है भाई, 7वीं दृष्टि होनी चाहिए, या राशि परिवर्तन भी बोला है। अब राशि परिवर्तन कैसे होगा? जैसे कि चंद्रमा महाराज बैठे हैं कर्क राशि में, कर्क कहाँ भैया, ये यहाँ पे, ये राशि परिवर्तन हो गया, ठीक है। इस तरीके का राशि परिवर्तन हो गया। अब ये राशि परिवर्तन हो सकता है किसी और तरीके से हो, किस तरीके से हो, इस तरीके से भी हो सकता है। दृष्टि नहीं आ रही है लेकिन राशि परिवर्तन हो गया है, यहाँ दृष्टि का संबंध नहीं है लेकिन राशि परिवर्तन हो गया है। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि शनि यहाँ कुंभ में हो और ये हो, तो ये नहीं हुआ,
शनि अपनी राशि में, और इसको इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। राशि परिवर्तन होना चाहिए, ये इस तरीके का राशि परिवर्तन ये किसी भी कुंडली में हो सकता है। अब अपन को रैंडम एक कुंडली लेते हैं वृश्चिक लगन की, और हम देखते हैं शनि महाराज को कि शनि महाराज यहाँ बैठ गए 4 नंबर में। कहाँ हैं शनि महाराज? बैठ गए, चंद्रमा को देखते हैं यार, चंद्रमा बैठ गए 4 नंबर किधर है? चंद्रमा से मतलब है मेन भाई, है ना। इसको ये काफ़ी बड़ा हो रहा है टेवा, इसको थोड़ा छोटा कर लें यार। ये देखिए अब इसमें सारी चीज़ आ गई। ये देखिए ये चंद्रमा बैठ जाए यहाँ पे और शनि महाराज बैठ जाइए, ये पुनर्फू बन गया, ठीक है। और या तो इनका सीधे सीधे दृष्टि परिवर्तन हो जाए, कहीं से भी दृष्टि परिवर्तन, यहाँ से दृष्टि परिवर्तन हो जाए, ये ठीक, ये पुनर्फू हो गया। और नक्षत्र परिवर्तन, तो नक्षत्र परिवर्तन का मैंने समझा दिया। इसी तरीके से आपको हर एक लग्नों में समझ लेना चाहिए। आपको समझने में ज़्यादा तकलीफ नक्षत्र की थी, तो मैंने नक्षत्र को आपको बता दिया। मैंने सीधी सीधी कोट कर दिया कि ये 3 नक्षत्र शनि के हैं, सॉरी ये 3 नक्षत्र शनि के हैं और ये चंद्रमा के ऊपर वाले, ठीक है। रोहिणी, हस्त, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है और 3 शनि का है। ये इनका भी आपस में नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन, तो ये आपका पुनर्फू योग बनाएगा। इससे ज़्यादा बताने का इस योग में कुछ नहीं है। उम्मीद है कि जो नए एस्ट्रोलॉजर सीख रहे हैं वो ये भी देखेंगे कि या ये जो पहला मैंने बताया था, सप्तम भाव में शनि के साथ बुध स्थित हो तो जातक से उसकी पत्नी पुनर्विवाहित होती है, ठीक है। तो इस योग पे अनुसंधान करने के लिए मैं आप सभी को प्रेरित करता हूँ, और मैं स्वयं भी इस विषय पे देखूंगा कि यार मैंने अभी तक मेरी दृष्टि गई नहीं थी कि शनि के साथ बुध हो तो क्या पुनर्विवाह होता है, और ऐसी कोई चीज़ें दिखी भी नहीं है। फिर भी यदि जातक तत्व में ये बात आई है तो काफ़ी सोच समझ के ही आई होगी, इस पर भी विचार करना चाहिए। शनि और बुध की युति अनेक मामले में नपुंसकता के मामले में इसका काफ़ी विचार किया जाता है। अनेक कुंडली में हमने देखा है कि शनि यदि पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है, खासकर शनि मकर राशि में होता है, श्रवण नक्षत्र में होता है, तो ये शनि की ये जो राशि होते हैं श्रवण नक्षत्र नपुंसक नक्षत्र होता है, 5वें भाव में ऐसे योग बनते हैं, तो ये काफ़ी तकलीफ देह हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि कोई बात रह गई होगी या आप कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप बताइए, अवसर मिलेगा तो ज़रूर इस पर भी बनाया जाएगा कोई नया वीडियो, ठीक है। हरे कृष्णा बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया।